नमस्कार। पवार एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का अभिनंदन। अभी तक हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की कई सारी क्लासें हो गई हैं जिनमें हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त बहुत जल्दी हिंदी और संस्कृत के टॉपिक भी हम इस पर लेना शुरू कर देंगे। तो अब तो आपकी तैयारी की भी वजह आ गई है आपके सामने। रीट की जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक बात हो रही है, फरवरी में हो जाएगी और बहुत जल्दी ही फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो आप जुट जाइए अपनी तैयारी पे। ये टॉपिक केवल रीट सीटेट के लिए ही नहीं है, बीएसटीसी व बीएड में भी इसका टॉपिक है। तो आप ध्यानपूर्वक इसे 102 बार देखें और बराबर से बने रहें। जुट जाएं अपनी तैयारी को लेकर। एग्ज़ाम तो होनी है सभी की। तो बढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा उसकी ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम या सीखना, जो अंग्रेजी के लर्निंग से बना है। अधिगम का अर्थ, परिभाषा, कितने प्रकार से होता है, क्या इसके सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में आज हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अधिगम का अर्थ सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम कहलाता है। परिवर्तन अनुभव से प्राप्त होता है। यानी सीखना क्या है, व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब किस में आते हैं, सीखने में आते हैं। और ये जो सीखना है वो कहीं ना कहीं किसी अनुभव की वजह से होता है। अधिगम का अर्थ नए अनुभव प्राप्त करना। ये नए अनुभव कहाँ से कैसे आएंगे, तो इसके बारे में भी आपको जानना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, अधिगम होता क्या है। एक छोटा बालक है, जब तक उसने नहीं जाना कि जो मोमबत्ती है वो जल रही है, अगर उसके पास जाएगा तो वो जल जाएगा, उसे बार बार रोकने पर भी वह जाता है। लेकिन एक बार उसका हाथ मोमबत्ती से टच हो जाता है या फिर उसकी तरफ ज़्यादा जाता है तो उसे उष्णता का अनुभव होता है और तुरंत अपने हाथ को वो पीछे खींच लेता है। तो ये उसे सीख मिल गई। उसने सीख लिया कि मोमबत्ती, दीपक या जो अग्नि है उससे जलते हैं और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो ये क्या है, उसका खुद का अनुभव है। और एक बार जब इंसान को किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है, अनुभव जहाँ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ सीख लिया। तो नए अनुभव प्राप्त करना या व्यवहार में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन होता है, ये सारी बातें किस में आएंगी, अधिगम में। अब देखते हैं इसके अगले उसमें अधिगम की परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ अधिगम की परिभाषाएं दी गई हैं जिनमें बहुत ही अच्छी, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है गिलफोर्ड की। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण, किसी सामने वाले के व्यवहार से भी व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो शिक्षक हो, घर वाले हो, अन्य कोई प्रेरक हो सकता है कहीं से। ज़रूरी नहीं है, प्रकृति की हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सीख देती है और हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। दूसरी जो हमारी परिभाषा है, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, आते रहते हैं हर एक टॉपिक में, क्रो एंड क्रो की। दूसरी परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम क्या है, आदतों, जो भी आदत होती हैं, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये सब कहाँ से होता है, अधिगम से होता है, सीखने से होता है। आदतें धीरे धीरे आती हैं। तीसरी जो परिभाषा है वो है स्किनर की। स्किनर की जो परिभाषा है, उन्होंने क्या कहा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। उत्तरोत्तर से मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, ये सब क्या है, अधिगम है। गेट्स के अनुसार देखते हैं एक और परिभाषा। इसमें कई सारी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और कहीं ना कहीं आती ही रहती हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा संशोधन ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। किसी अनुभव से या प्रशिक्षण से व्यवहार में जो संशोधन होता है, संशोधन का मतलब किसी तरह का कोई सुधार होता है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है।
वुडवर्थ के अनुसार और देखते हैं एक परिभाषा हम। नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। जो नया ज्ञान है, अनुक्रियाओं, इन सब से जो प्राप्त करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कहीं से हम एकदम नया ज्ञान ले रहे हैं या किसी को देख करके उसकी जैसी अनुक्रियाएं कर रहे हैं, और ये जो अनुक्रियाओं के लिए प्रोसेस या प्रक्रिया चलती है वो सब किस में आती है? अधिगम में। अब इसके सोपानों की बात करें, अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो एक विद्वान का नाम आता है डिसेल। इनका मानना है सबसे पहले सीखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिन पे आगे बढ़ते जाएं, तो सबसे पहले होना चाहिए अभिप्रेरित व्यक्ति। अभिप्रेरित से मतलब जो सीखने के लिए तैयार हो, जिसमें उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो, वो कुछ करना चाहता हो। दूसरा, जब वो कार्य करने जाएगा तो दूसरे उस पर हमारा अगला पॉइंट आता है, जैसे पहले ये आ गया हमारा अभिप्रेरित व्यक्ति। और दूसरा है मार्ग में बाधाएं। आप कोई भी कार्य करने के लिए जाते हो तो कोई ना कोई उसमें समस्या उत्पन्न होती है या रुकावटें आती हैं। चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हर एक कार्य के मध्य आती हैं। मार्ग में बाधाओं के बाद विभिन्न अनुक्रियाएं। व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। किसी एक ही क्रिया से कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। जैसे सीधे से उसमें आप जान लें, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सहज वे में कहीं ना, ऐसा तो है नहीं है कि सारा कुछ सीधा ही मिल जाए और आप आसानी से तैयारी कर लें। इसके लिए आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट बिठाने पड़ते हैं, चाहे आने जाने के लिए हो, रहने के लिए हो, जागने के लिए हो, आर्थिक स्थिति की अगर बात आती है तो वहाँ भी पैसे संबंधी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती हैं। तो ये सारे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, किस तरह से कौन सा कार्य कैसे कब करना है, कितना समय किसे देना है, तो बहुत सारी क्या करनी पड़ती हैं क्रियाएं। कार्य कोई भी हो, ये मैंने आपके शिक्षा से जोड़ दिया है, इसके अलावा अन्य भी कोई काम हो तो वहाँ भी आपको इसी तरह से अनुक्रियाएँ करनी पड़ती हैं। इन अनुक्रियाओं के अलावा और भी उनके साथ छोटी मोटी क्रियाएँ होती हैं जिसे कहते हैं सह अनुक्रिया, और तब जाके प्राप्ति होती है उद्देश्य की। तो यहाँ एक विद्वान का नाम आया है डिसेल। डिसेल के अनुसार सबसे पहले क्या है? अभिप्रेरित व्यक्ति। उसके बाद मार्ग में आने वाली बाधाएं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए कोई भी व्यक्ति है, अब जैसे सीधे से उसमें हम बना लेते हैं, ये हो गया अभिप्रेरित व्यक्ति। कोई भी कार्य करना, इसके सामने बहुत सारी रुकावटें आएंगी। इन रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं ये करेगा, अपनी तरफ से अपना हर संभव प्रयास करेगा कि इन्हें दूर कर दे, और उनके लिए इधर उधर से थोड़ा सा सहयोग भी लेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चलती रहेंगी इनकी, और अंत में जाके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरह से अधिगम किया जाता है। तो इसके लिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कोई भी इंसान है वो इन्हीं के आधार पर अधिगम करता है, सीखता है। ज्ञानात्मक से संबंध ज्ञान से संबंधित है, जिसका संबंध बौद्धिक क्रियाओं से होता है, इंद्रियों से होता है। देख करके, तो देखते किसके द्वारा हैं? आँखों के द्वारा देखते हो कि कई लोग कानों से भी देख लेते हैं। कानों से देखने का मतलब किसी की भी बात चाहे उन्होंने सुनी है और सुन के उसी पे यकीन कर लेते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके कान ज़्यादा सक्रिय होते हैं बजाय आँखों के। तो आपको जब तक आप किसी चीज़ को पूरी तरह से वेरीफाई ना कर ले तब तक किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बौद्धिक क्रियाओं से संबंध बुद्धि से है यहाँ, और बुद्धि भी कैसे कार्य करती है उसके लिए हमारी इंद्रियाँ सहयोग करती हैं, जिनमें चाहे आँखों की बात आए, चाहे त्वचा की बात आए, चाहे कानों की बात आए, तो ये सारे सहयोग करते हैं। तो देखकर, सुनकर, स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से देखना, भली भांति उसे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी कर लेना, उसे स्पर्श कर लेना, इन सब का संबंध होता है ज्ञानात्मक क्षेत्र से। दूसरा जो इसका पक्ष है ज्ञानात्मक के बाद आता है भावात्मक।
इसका संबंध भावात्मक पक्ष यानी भावनाओं से होता है, चाहे सुख हो दुख हो, यानी संवेगों से। हर्ष, क्रोध, तिरस्कार, लोभ, ये सब किससे संबंध रखते हैं? हृदय से। भावों का संबंध किससे होता है? हृदय से। जबकि विचारों का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विचार हमारे जो भी मानसिक विचार होते हैं वो मस्तिष्क, मानसिक विचारधारा मस्तिष्क से। ऐसे इस तरह याद करने के लिए आप कर सकते हो। और जो भाव होते हैं सुख दुख हर्ष क्रोध, ये सब कहाँ से आते हैं? हमारे हृदय से। तीसरा जो सीखने का है अधिगम का, वो है क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब करके सीखना। तो इसमें सभी इंद्रियां, चाहे इंद्रियों की बात हो या कर्मेंद्रियों की, ये सब सक्रिय रहती हैं। चाहे खेलना है, गाना है, नाचना है, खाना, ये सब कहीं ना कहीं क्रियात्मक कार्य होंगे। ऐसे नहीं है भोजन सामने पड़ा है और उसे बिना खाए ही आपका पेट भर जाएगा। वो तब तक नहीं भरेगा जब तक कि भोजन आप खुद उसे ग्रहण नहीं करोगे, यानी आप उसे नहीं खा लोगे तब तक आपके पेट की भूख शांत नहीं होगी। या आपको खेलना है तो खेलने के लिए आपको अपने हाथ पैर चलाना ज़रूरी है। तो वैसे ही सफलता के लिए भी आपको पूरी तरह से हाथ पैर मारना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इतने समय से आपको लंबा समय मिला है, नीरसता भी आई है, लेकिन उसे परे हटाकर अब आपको अच्छे से तैयारी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अधिगम के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से किए जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक, इसका संबंध ज़्यादातर बौद्धिक क्रियाओं से होता है, बुद्धि से संबंधित। दूसरा है भावात्मक, जिनका संबंध हृदय पक्ष से होता है। और क्रियात्मक, इसमें ज्ञान और भाव तो कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ जो हाथ पैर हैं उनमें भी सक्रियता दिखानी पड़ती है। तो पढ़ते हैं आगे इसी टॉपिक में। अब आती हैं अधिगम की विधियाँ, कि किन किन विधियों के माध्यम से आप सीख सकते हो, अधिगम कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला पॉइंट, निरीक्षण। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? निरीक्षण। दूसरा आता है परीक्षण। तीसरा है अनुकरण। अगला है प्रयास व त्रुटि। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं। निरीक्षण करके, निरीक्षण का मतलब देख करके, कोई कार्य कर रहा है उसका हम निरीक्षण करें, उसे ध्यानपूर्वक सुने, देखें, समझें कि किस तरह से वो कार्य कर रहा है। तो निरीक्षण करके। और परीक्षण का मतलब एक तरह से प्रयोग करके, कोई भी कार्य है उसे खुद करके देखें। और अनुकरण, सीखने में सबसे पहला जो है वो होता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब कोई कैसे कार्य कर रहा है उसके पीछे पीछे उसकी नकल करना, कोई जैसा कर रहा है उसके जैसे ही करना। तो बालक का भी सीखने के उसमें बहुत ज़्यादा महत्व किसका रहता है? अनुकरण का। वो अपने घर वालों को देखकर, अपने शिक्षक को देखकर, अपने साथियों को देखकर, अपने समाज या रिश्तेदारों को देख करके, या उनके पीछे चल करके उनके जैसा बनने की बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिन्हें अपनाते हुए सीखता है। प्रयास व त्रुटि विधि, ये प्रयास और त्रुटि का एक सिद्धांत भी है। तो किसी भी कार्य को करेंगे तो उसके लिए प्रयास, कोशिश या प्रयत्न जरूरी है, और उसमें गलतियाँ भी होंगी, और गलती हो रही है तो उसमें सुधार भी होगा, और गलतियों से ही आप सीखते हो। ये नहीं है एक बार गलती हो गई तो बार बार होगी, और ऐसे भी नहीं है कि गलती हो रही है तो उसे बार बार करते ही जाओ, गलतियों का समाधान करना भी जरूरी है। इसके बाद सीखने की एक विधि आती है सतत विधि। सतत विधि का मतलब होता है लगातार, निरंतर। आप किसी भी कार्य को कर रहे हो उसे निरंतर करते चलिए, उससे जुड़े रहिए, आपको उससे हटना नहीं है। अगली विधि आती है अंतराल। अंतराल का मतलब है इसमें बीच बीच में आपको गैप लेना है, कुछ समय चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं है लगातार पढ़ाई में जुट गए, पढ़े जा रहे हैं, दिन रात के 24 घंटे हैं, उनमें से आप 20 घंटे या 22 घंटे पढ़ाई पे दे रहे हैं, तो आपका मानसिक जो संतुलन है वो भी खराब हो सकता है। आपको पढ़ना है लेकिन अंतराल के साथ। कोई भी कार्य करना है उसमें आपको बीच बीच में विराम लेना जरूरी है। तो इस तरह की विधि जिसमें आप विराम ले रहे हो, सीखने के मध्य आप बीच बीच में गैप लेते जा रहे हो, तो वो कहलाती है अंतराल विधि। इसके बाद आती है आंशिक। अंश से बनाए आंशिक। अंश का मतलब टुकड़ों में, खंड विधि भी आप इसे कह सकते हो। तो छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से, अंशों के माध्यम से आप जहाँ कोई भी कार्य सीख रहे हो, तो ये होती है आंशिक विधि। एक होती है पूर्ण विधि। कोई भी कार्य है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते, यानी ऐसी विधि है जिसमें कोई कार्य आपको एक बार में ही करना है। ये विधि ऐसी है जो कार्य आपको दिया गया है उसे एक साथ करना है, तो ये कहलाती है पूर्ण
विधि। एक होती है वाचन विधि, वाचन के माध्यम से, वाचन का मतलब पठन, पढ़ करके रट्टा मार करके बार बार पढ़ते जाओ और तब तक पीछा मत छोड़ो जब तक कि आप उसे कंठस्थ नहीं कर लो। तो ये है आपकी वाचन विधि। अब आती है वाद विवाद विधि। एक दूसरे से जिसमें हम डिस्कस करें, विचार विमर्श रखें, उसकी पक्ष विपक्ष या तर्क कुतर्क जो भी हैं, कुतर्क तो नहीं करने चाहिए, जहाँ तक सीखने में तर्क ही देने चाहिए, क्योंकि कुतर्क जो है वो विषय वस्तु से हटा देता है। तो ऐसा होता रहता है कई बार, मेरी भी कक्षा में बहुत सारे बालक कुतर्क करने वाले भी होते हैं। उन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, तो बीच में कोई ऐसा टॉपिक लेके आएंगे कि जो मेन टॉपिक है उसे पीछे छोड़ जाएं। तो होता है, थोड़ा बहुत चलते हैं, लेकिन तर्क ही होने चाहिए वाद विवाद में। इसमें दो पक्ष होते हैं, कोई भी विषय वस्तु ले ली जाती है, उससे संबंधित अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और दोनों ही अपने अपने पक्ष की बात रखेंगे। अब पक्ष और विपक्ष का मतलब ये नहीं कि विपक्षी उससे संबंधित बात नहीं करेगा, बात तो उसी से संबंधित करेगा, लेकिन दोनों के मत अपने अपने समय अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दोनों ही अपने विचार रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुछ विधियाँ थी किसकी, अधिगम की। तो निरीक्षण का मतलब देख करके, समझ करके, इसमें बहुत ही ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई कार्य कर रहा है तो या कोई पढ़ा रहा है तो उसे भी आप देख सकते हो। परीक्षण की खुद को करना पड़ता है। अनुकरण किसी को देख करके उसके जैसे पीछे पीछे चलने का प्रयास किया जाता है। प्रयास के लिए अभ्यास या प्रयत्न आप इसे कह सकते हो। त्रुटि का मतलब यहाँ गलतियों से है और सतत का मतलब निरंतरता से, और अंतराल का मतलब बीच बीच में गैप लेना या बीच बीच में विराम। आंशिक का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। और पूर्ण विधि, इसमें एक साथ ही विषय वस्तु सिखाई जाती है। और वाचन का मतलब पढ़ करके वाद विवाद में दो पक्ष होंगे, एक पक्ष दूसरा विपक्ष, दोनों ही अपनी जो विषय वस्तु है वो सेम रहेगी और उससे संबंधित दोनों ही सही तर्क या वितर्क करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। एक विद्वान है रॉबर्ट गेने, आ चुका है ये क्वेश्चन कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। किसने बताए? रॉबर्ट गेने ने। इनके जो 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार यहाँ दिए हैं, जिनमें दिया है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, इसमें से रह छूट गया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं सीखने के। किन्होंने? रॉबर्ट गेने ने। तो यहाँ आपको 8 के नाम तो याद नहीं रखने, लेकिन इनके अनुसार आपको याद रखना है इस स्तर के एग्जाम के लिए कि इसके 8 प्रकार होते हैं। बाकी आवश्यकता पड़ भी सकती है क्योंकि क्रम से भी पूछा जाए कई बार। तो सबसे पहले नंबर पर रॉबर्ट गेने का संकेत अधिगम या उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन। तो सीखने के लिए बहुत सारी जो इसमें दिए गए हैं तथ्य, ये कहीं ना कहीं आते हैं। जब किसी चीज़ को आप सीखते हो तो जिसे संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से ही सीख जाए वो संकेत अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया का एक सिद्धांत भी दिया है, आपको पता होगा, थारनडायक ने दिया है। किस पर प्रयोग किया है ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि इसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। वहाँ आपको बहुत ही केवल इसी पे है सारा टॉपिक, तो आप वहाँ से और देख सकते हैं। दूसरा है श्रृंखला अधिगम, एक के बाद एक कड़ी, पहले एक चीज़ सीख ली जाए फिर उससे जोड़ के अगले उसमें सीख लिया जाए। शाब्दिक अधिगम, शब्दों से भी अधिगम होता है, बिना शब्दों के तो कुछ है नहीं। गूंगे बहरे अगर हो जाएं तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। बहुविभेदन, हर एक उसके अनेक विभेद करके सीखना। प्रत्यय अधिगम, जो भी विषय वस्तु दी गई है उसे अच्छे से समझना। सिद्धांतों के आधार पर अधिगम करना और समस्याओं का समाधान करके अधिगम करना। ये सारे टॉपिक दिए हैं किसने, जितने भी बिंदु दिए हैं किसने दिए हैं? रॉबर्ट गेने ने। इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। किसके बताए हैं? अधिगम के।
देखिए अभी जिनकी बात कर रहे थे सीखने में के नियम, थायरनडायक ने सीखने के 2 नियम दिए हैं। दोनों नियमों को मुख्य नियम या गौण नियम, पहला जो नियम है मुख्य नियम है और दूसरे हैं गौण नियम। तो सीखने के नियम थायरनडायक के अनुसार कितने हैं? 2 भेद माने गए हैं। पहला कौन सा है? मुख्य नियम, और दूसरा है गौण नियम। अब इनके भी भेद हैं, आगे देखते हैं इनके भेदों को। सीखने के जो मुख्य नियम हैं उनके 3 भेद माने गए हैं। थायरनडायक ने 2 नियम बताए। उन 2 नियमों में आपका एक था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। तो जो मुख्य नियम की बात करें उसके 3 भेद किए हैं। तीनों भेदों में पहला है तत्परता का नियम। पहला कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्परता से मतलब किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना, जोश होना चाहिए, कार्य करने की जिज्ञासा, समझने की जिज्ञासा, और एक तरह से आप कह सकते हो उतावलापन रहना चाहिए। कोई भी कार्य जब आपको दिया जाए कि इसे मैं कैसे करूं, कब करूं, कहां से शुरू करूं, जब तक ये सारी बातें आप में नहीं आएंगी तब तक आप सीखने में इतने आगे नहीं बढ़ पाओगे जितने कि बढ़ने चाहिए। तो इसमें आपका एक उदाहरण दिया है। माइक्रो में आपका एक कौशल रहता है प्रस्तावना कौशल, ये इसी पे कार्य करता है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का जो नियम है इसके 2 भेद माने, प्रयोग और अनुप्रयोग। अनुप्रयोग या अप्रयोग आप इसे कह सकते हो। किसी कार्य को आप करते रहोगे तो उसमें आप ज़्यादा सफल होते जाएंगे। आप किसी कार्य को करना बंद कर दोगे तो उसमें आप, हो सकता है आप उसे भूल जाएं। तो अभ्यास का मतलब जहाँ तक आप बार बार किसी कार्य को करते रहोगे, पुनरावृत्ति उसकी होती रहेगी, तो उसमें आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। और जब आपने सीखना बंद कर दिया तो हो सकता है आपका सीखा हुआ पहले का जो ज्ञान है वो भी आप भूल सकते हो। एक दिया है प्रभाव का नियम। प्रभाव का जो नियम है इसके भी 2 भेद किए हैं, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। यानी जिस कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उस कार्य को आप ज़्यादा करना चाहोगे, और जिस कार्य को करने से आपको दंड मिलता है या जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो वो असंतोष का नियम कहलाता है। तो इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे संतोष के नियम में पुरस्कार दिया है। भाई कोई आपको प्रोत्साहित करता है, आप अच्छे अंक लेके आए और आपसे कहा बहुत बढ़िया, अच्छा किया, आपके अंक अच्छे नहीं आए तो घर वाले क्या कहेंगे? पैसे की बर्बादी कर दी, मौज मस्ती करते हो, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको धमकी भी दे दी जाए कि आपको खाना नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है बच्चे को समझाना चाहिए, अगर गलती की है तो उसे एहसास भी कराएं, लेकिन किसी तरह की दंड प्रक्रिया का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। तो ये 3 नियम जो मुख्य नियम दिए हैं थायरनडायक का। तत्परता के नियम से संबंधित एक आपका क्वेश्चन भी आ चुका है कि घोड़े को अगर प्यास नहीं है तो आप उसे बलपूर्वक घोड़े को तालाब तक तो ले जाओगे लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। यानी घोड़ा है, उसे आप खींच करके ले जाओगे, डंडे मार के ले जाओगे तालाब के किनारे, अगर उसे प्यास नहीं है तो वो वहाँ जाने के बाद भी पानी नहीं पिएगा। तो ऐसा आप कक्षा में भी देखने में आता है, बच्चों को बलपूर्वक बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना होता है वो बैठे ही रहते हैं, और जिनको पढ़ना होता है यानी जिन्हें प्यास होती है ज्ञान की तो वो ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातें सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, सहयोग भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। तो ये जो तत्परता का नियम है, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है, क्योंकि सीखने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको खुद से तैयार होना ज़रूरी है। तो अपनी अंतरात्मा को आप जगाइए जो सोई हुई है, जिसे पढ़ाई की ओर बढ़ाओ आगे, जिससे कि आपके साथ साथ हमारा नाम भी रोशन हो। तो ये 3 नियम यहाँ दिए हैं। और अभ्यास के मैं आपको बता ही दिया, प्रयोग या अप्रयोग, अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेते हो तो आपका ज्ञान का विस्तार, आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, और आप उसका प्रयोग करना कम कर दोगे तो हो सकता है आप उसे पूरी तरह से भूल भी सकते हो। प्रभाव के नियम में 2 प्रभाव होते हैं, संतोष और असंतोष। तो जहाँ कार्य को करने में खुशी मिलती है, पुरस्कार सकारात्मक रूप से
प्रोत्साहन आपको कोई देता है तो वो आपके संतोष के नियम में आता है, और इसके विपरीत जो बातें आती हैं वो आपके असंतोष के नियम में आती हैं। अब इसके कई सारे सिद्धांत दिए हैं बहुत सारे विद्वानों ने। ये सारे सिद्धांत मैं पढ़ा चुकी हूँ, इनकी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप इन्हें वहाँ से देख सकते हो अगर आपको पूरी तरह से दोबारा से जानने हैं। और इनसे संबंधित ज़्यादातर मैं ये नहीं कहती सेम ऐसा ही आता है, लेकिन बात आती है समझने की कि कोई बात को कैसे समझा जाए। तो अगर आप समझ जाते हो तो किसी तरह का कोई भी उदाहरण दे दें, आप वहाँ नहीं रुकोगे, आप अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। तो पहला नियम है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया। इसी को कहते हैं प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। किसने दिया? थारनडायक ने। ये किसने दिया? थारनडायक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयास, ये इसी के नाम है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत और भूल का सिद्धांत, ये सब किसने दिए? थारनडायक ने। इन्होंने किस पे प्रयोग किया है? बिल्ली व चूहों पर प्रयोग किया है। अगला सिद्धांत आता है शास्त्रीय अनुबंधन। इसे क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अन्य नाम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है। ये सब किसने दिए? पावलव ने, जिनका पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं पावलव ने। अब अगला सिद्धांत आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इससे पहले आपको बता दूं, जो पावलव हैं इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया है। उसकी लार ग्रंथियों को एक उसमें परख नली या कोई भी नली वगैरह ट्यूब से उसमें जोड़ देते हैं, तो वहाँ उसको खाना प्रस्तुत किया जाता है। जो घंटी वाला है वो इसी का है, तो ये भी देख लेना, इसकी भी वीडियो अलग से बना रखी है मैंने पूरे की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का BF स्किनर ने किया, यानी कोई भी कार्य जितना किया जा रहा है उसके बदले में क्या दिया जाए और किस तरह से दिया जाए। तो जब तक क्रिया नहीं करोगे तब तक परिणाम कैसे मिलेगा? तो कार्य करना जरूरी है। तो इन्होंने प्रयोग किया कबूतरों पे, कबूतर पे किया है और चूहों पे भी किया है। अगला आता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या समग्र कृति का सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत, ये सब इसी के नाम हैं। तो ये किसने दिया? कोहलर ने दिया। लेकिन एक गेस्टाल्टवाद समुदाय का उदय हुआ, उसमें कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये तीनों विद्वानों के आते हैं नाम। तो समग्र कृति सिद्धांत की अगर बात आए तो वो कोहलर व इसके साथियों ने, जिसमें कौन कौन थे? वर्दीमर और कोफका। ये सारे सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पाते तो कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है इसे ज़रूर मत भूलना, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का है। मानवतावादी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बांडुरा का है। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। मानवतावादी किसका है? अब्राहम मैस्लो का। चिन्ह अधिगम या साइन का सिद्धांत किसका है? टॉलमैन का। पुनर्वलन का सिद्धांत ये किसका है? क्लार्क हल का, यानी CL हल भी दे दिया जाता है कई बार इसका नाम। अनुभवजन्य सिद्धांत किसका है? कार्ल रोजर्स का। और क्षेत्रीय सिद्धांत या तल सिद्धांत ये किसका है? कुर्ट लेविन का। तो इनमें से आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ मैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का। और ये जो आगे दिए हैं चारों सिद्धांत, ये तो सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। चारों ही जो सिद्धांत यहाँ दिए हैं ये चारों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें भी उद्दीपन अनुक्रिया थारनडायक का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन BF स्किनर का है और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत वो किसका है? कोहलर का। तो इस तरह से ये कुछ सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं किसकी?
अधिगम का स्थानांतरण, यानी अधिगम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थितियों में जाना क्या कहलाता है। तो अधिगम स्थानांतरण की बात करें तो ये किस प्रकार से कितने उसमें होता है, इस पे आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों अथवा दृष्टिकोण व अन्य क्रियाओं का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग जब होता है तो इसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। यानी एक जगह हमने कोई बात सीख ली, जोड़ बाकी गुना भाग सीख लिया, जाके मार्केट में कहीं हिसाब किताब लगाने में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो काम आ रहा है सीखा हुआ ज्ञान हमारा। तो इसे विभिन्न उदाहरणों से हम समझते हैं कि किस तरह से होता है इसका। एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में सीखने में यदि सहायक हो, कई बार ऐसा होता है कि एक विषय में हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, किसी दूसरे विषय के सीखने में कभी सहायक तो कभी बाधक होता है, ऐसे प्रभाव को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी एक बार हमने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहीं उस ज्ञान की वजह से हमें सकारात्मक एनर्जी मिलती है और कहीं उसकी वजह से हमारे सामने उलझनें आ जाती हैं कि मैंने ये कोई भी कोर्स है ये क्यों किया, इसे नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कई बार ऐसा रहता है कि आपने कोई कोर्स कर लिया, उसकी वजह से आपको कहीं पॉजिटिव बातें नज़र आएँ तो उसके लिए ये दोनों ही बातें इससे संबंधित आती हैं। तो जब सीखा हुआ ज्ञान किसी एक विषय में सहायक होता है तो उसे क्या कहेंगे, और जब वो नकारात्मक परिणाम देता है तो उसे क्या कहेंगे, या सीखने के बाद वो ना तो नकारात्मक है ना ही सकारात्मक है, उसे क्या कहेंगे, इस बात के बारे में देखना है अधिगम स्थानांतरण में। अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों की बात करते हैं तो यहाँ पहला प्रकार आता है सकारात्मक, जिसे हम धनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। पहले प्रकार की अगर बात करें हम तो ये होता है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो किसे कहेंगे हम सकारात्मक अधिगम, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में सहायक हो, जैसे साइकिल चलाना स्कूटर चलाने में सहायक होता है। ये इसका उदाहरण दे दिया है यहाँ। जब एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त किया दूसरी परिस्थिति में काम कर रहा है तो इसे क्या कहोगे आप, साइकिल चलाने का उदाहरण आप दे सकते हो, तो ये सकारात्मक उसमें आएगा। दूसरी बात आती है नकारात्मक स्थानांतरण की। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधक होता है तो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। मान लीजिए हमने शुरू से सीखते आ रहे हैं कि हमें दाएं हाथ से लिखना है और फिर आपको दाएं हाथ की बजाय बाएं हाथ से लिखवाएं तो ये मुश्किल भरा हो जाएगा, या आपने पहले बाएं से लिखना सीखा है फिर दाएं से लिखवाया जाए तो ये भी काफ़ी मुश्किल से भरा होगा, बाधाएं उत्पन्न होंगी। आपका मन करेगा इस हाथ से आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो ये रही सकारात्मक और नकारात्मक की बात। अब देखते हैं हम तीसरा इसका जो है भेद, वो है शून्य स्थानांतरण। जब सीखा हुआ ज्ञान न तो सहायक हो न ही बाधक हो, आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान आपने ग्रहण कर लिया है, वो न तो किसी में सहायक हो रहा है न ही बाधक हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण। अब देखिए यहाँ आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपने प्राप्त किया, साथ साथ आप संस्कृत का भी प्राप्त कर रहे हो, तो दोनों भाषाएं एक दूसरे को उसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, ना ही सहयोग कर रही हैं, क्योंकि अंग्रेजी के लिए आपने अलग से सीखे, संस्कृत के लिए आपने अलग से सीखा। अंग्रेजी में आपको अलग से अल्फ़ाबेटिक उसके बहुत सारी मीनिंग वगैरह याद करनी पड़ी, वहीं संस्कृत में आपने बहुत सारे शब्दार्थों को, धातु या शब्द रूप, इनका ज्ञान प्राप्त किया, तो दोनों अलग अलग आपको याद करने पड़ेंगे। एक से ना तो काम चलेगा और ना ही एक दूसरे में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो जो शून्य स्थानांतरण है वो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसके तीन वो बताएं, एक तो सकारात्मक या धनात्मक, दूसरा नकारात्मक या ऋणात्मक, और तीसरा जो भेद है वो है शून्य स्थानांतरण। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, आप तो उत्तर बहुत जोश में देते हो,
देते ही नहीं हो। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं कि कोई काम की चीज़ है या नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो सीधे से ही हैं, जो आपको पढ़ाया है इसी में से हैं। तो आप अगर देखते भी हो तो आप कमेंट्स किया करो, और कमेंट्स भी आप यहीं लिंक पर जाके किया करो। तो क्लास की अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, बता चुकी हूँ मैं आपको, और ध्यान हो तो 2-2, 3-3 बार रिपीट भी किया था। ये किसने दिया ये, तो सारे ऑप्शन आप देखने के बाद इसको बताएं। स्किनर ने दिया, हल ने दिया, गैने ने दिया या पावलव ने। तो मैं ही बता देती हूँ, ये दिया पावलव ने। अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं, बिल्कुल अभी अभी आप पढ़ के आए हो। तो अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। समग्रता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं बर्दीमर व उसके अन्य साथी। अन्य साथियों में यहाँ कौन आएगा, कोहलर व कोफ्का। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, थारनडाइक ने दिया। मुख्य नियमों में आता है ये, और 5 इसके गौण नियम हैं और 3 इसके मुख्य नियम हैं। उन 3 नियमों में पहला जो है वो है तत्परता का नियम। गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पूर्णाकार। यदि गणित विषय का ज्ञान भौतिकी में सहायक हो तो ये जो है क्या कहलाएगा, स्थानांतरण के उसमें से आप क्या कहोगे। यहाँ सहायक हो रहा है तो सहायक का मतलब सकारात्मक। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा, जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृद्धि होगी। तो अधिगम सर्वोत्तम तब होगा जब अभिप्रेरणा होगी। कई बार बालक में बुद्धि बहुत होती है और सीखने से वृद्धि तो होती ही है, लेकिन सीखने से पहले या सिखाने से पहले बालक को अभिप्रेरित करना जरूरी है। तो अभिप्रेरणा होना जरूरी है। अभिप्रेरणा ही वह है जो मार्ग प्रशस्त करती है या बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हमेशा बालक को सकारात्मक अभिप्रेरणा दी जाए, नकारात्मक उसमें या कोई भय, दंड इत्यादि दिखा के कभी भी आगे बढ़ने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। एक अगला जो अंतिम प्रश्न है हमारा ये है, पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसके लिए पुनरावृत्ति का जो है या पुनर्वलन का, तो इनमें से इसका एक भी नहीं है। यहाँ होगा CL हल, ये स्टेनले हल नहीं है। प्रवलन या पुनर्वलन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत CL हल ने। हो जाती है कई बार टाइपिंग मिस्टेक। तो इस तरह से ये थी आज की हमारी वीडियो। काफ़ी बड़ी हो गई है, आप तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और इसी तरह से बराबर वीडियो देखते रहिए, सहयोग करते रहिए। सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।